अभी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव या नॉन प्रोग्रेसिव वेव होता क्या, किसे कहेंगे बेटा स्टैंडिंग वेव, कैसे फॉर्म होगी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं when two waves of equal amplitude and equal frequency propagating in opposite direction and superimposed to each other form the standing wave, or we can say stationary wave. Standing wave or stationary wave, or also we can say non-progressive wave. अभी जो स्टैंडिंग वेव है, इसको स्टैंडिंग क्यों कहते हैं? तो इसकी जो इक्वेशन है वो प्रोग्रेसिव वेव से डिफरेंट होती है। नॉन प्रोग्रेसिव या स्टैंडिंग वेव के अंदर एनर्जी प्रोपागेट नहीं करती है, एनर्जी केवल 2 पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करती है, इसलिए अपन इसको स्टैंडिंग वेव कहेंगे। तो इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी will only oscillates between two points. Hence, it is called stationary, stationary और स्टैंडिंग वेव। अब देखो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे होगा। जैसे हमने कहा कि एक इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, दैट इज प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। और दूसरी इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू a sin kx plus omega t, and that is propagating in negative x direction. Using principle of superposition, हम कह सकते हैं yr equals to y1 plus y2। और जब अपन कह रहे कि इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिला, yr equals to a sin kx minus omega t and plus sin kx plus ओमेगा टी, मतलब हम कह सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ से अपने को मिला ए, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो इसको अपने लिखा 2 साइन के एक्स एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो अपन कह रहे कॉस ओमेगा टी। मतलब ये अपने को वेव मिला 2a साइन के एक्स, ये एम्पलीट्यूड है, और कॉस ओमेगा टी। देखो यहाँ पे अपन कह रहे एक एसएचएम की इक्वेशन अपने को मिल रही है ए एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे अपन कह रहे जो स्टैंडिंग वेव की जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स कॉस ओमेगा टी। ए एक्स यहाँ पे दे रखा है 2a साइन के एक्स, इसको अपन एम्पलीट्यूड कहेंगे, दैट इज एम्पलीट्यूड, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड। ये भी अपने को स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अपने को पूछी जाएगी जहाँ पर अपन इस डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करेंगे।
तो अभी अपन कह रहे कि इसकी एक प्रॉपर्टी अपन देखे, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम उसको अपन कहेंगे एंटी नोड। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और ये भी एंटी नोड है। अभी देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अपने प्रोग्रेसिव वेव में देखा था कि हर पार्टिकल है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए और मिनिमम माइनस ए होता है, मतलब प्लस ए माइनस ए के बीच में वो डिस्प्लेस करता है। जबकि अपन कह रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव में कुछ पार्टिकल है वो हमेशा जीरो एम्पलीट्यूड रहेंगे, नोड पर जो आने वाले पॉइंट है उनका एम्पलीट्यूड ऑलवेज जीरो होगा, और एंटी नोड पे आने वाले पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड 2a के इक्वल होगा, प्लस माइनस 2a। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका जैसे एम्पलीट्यूड प्लस 2a है तो इसका एम्पलीट्यूड माइनस 2a के इक्वल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे अपन कह सकते हैं, एक तो इसकी इक्वेशन अगर अपन देखें स्टैंडिंग वेव की, तो वाई आर इक्वल्स टू अपन कह रहे ए एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन थी ए एक्स प्लस माइनस बी टी, उससे डिफरेंट है, ये एक एस एच एम की इक्वेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, equation of the standing wave is different from the equation of progressive wave. Equation of progressive wave, the equation is similar to the equation of SHM। अपन कह रहे कि इसकी इक्वेशन SHM के सिमिलर है। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो अपन कह रहे कि दो नोड के बीच में आने वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट होगा। ऐसे हर पार्टिकल डिफरेंट एम्पलीट्यूड में अपन कह रहे कि ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पे अपन कह, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल प्लस माइनस ए में ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव the amplitude of standing wave is varying between 0 to प्लस माइनस 2a। मैक्सिमम प्लस माइनस 2a हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। 0 टू प्लस माइनस 2a के बीच में वेरी कर सकता है। और जो एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड पे एनर्जी हमेशा 0 होगी। एम्पलीट्यूड की एनर्जी, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 है, हमने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहा, तो उसको अपन 0 एनर्जी पॉइंट कहेंगे, नोड को 0 एनर्जी पॉइंट कहेंगे। अभी अपन कह रहे हैं कि इन स्टैंडिंग वेव node and antinodes are formed. Node and antinodes are formed. अपन कह रहे कि नोड और एंटी नोड्स हैं, वो अपन कह रहे कि उसमें फॉर्म होता है। इन स्टैंडिंग वेव नोड एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म। अभी नोड क्या होता है, तो पहले अपन नोड को डिफाइन करते हैं। तो हम कहेंगे ऐसे पॉइंट जहां पर अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड 0 है उसको नोड कहेंगे। तो 0 एम्पलीट्यूड पॉइंट्स उसको अपन नोड कहेंगे। अभी 0 एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगा, तो अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड 2a साइन के एक्स है और उसको हमने 0 कर दिया, तो साइन के एक्स वो 0 के इक्वल होगा। और जब 0 है, के को अपन लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, और वो अपने पास n पाई के इक्वल होगा। पाई n की वैल्यू 0 टू
n इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अपन कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ नोड वो हमें मिला, पाई से पाई कैंसिल आउट, और उसको अपन लिख सकते हैं n लैम्डा बाई 2। ये अपन कह रहे कि पोजीशन है। अभी जैसे अपन x की वैल्यू n की वैल्यू 0 रखा तो x इक्वल्स टू 0, फिर 1 रखा तो लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, और अब टू अपन कह रहे कि n लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि सक्सेसिव नोड की पोजीशन है। और उसका एम्पलीट्यूड प्लस माइनस 2a के इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिला साइन के एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो गया, और के एक्स को अपन लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। पाई बाई 2 का अपन कह रहे कि ऑड मल्टीपल वो के एक्स के इक्वल होगा। के को अपने लिखा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, और ये हमें मिला 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल आउट, मीन्स x जो है एंटी नोड की पोजीशन वो हमें मिला 2n प्लस 1, और ये बेटा लैम्डा अपॉन 4 के इक्वल होगा। अभी जैसे इसमें भी बेटा n की वैल्यू हम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, फर्स्ट जो एंटी नोड की पोजीशन है वो लैम्डा बाई 4 होगा, सेकेंड 3 लैम्डा बाई 4 होगा, फिर अपन कह रहे 5 लैम्डा बाई 4 होगा, और अप टू सो ऑन, और उसको अपन लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। ये अपन कह रहे कि एंटी नोड की पोजीशन है। अगर अपन इसमें वेव को ड्रॉ करें, इस टाइप से अपन कह रहे कि ये वेव है, और यहाँ पे अपन कहेंगे इसको अपन कहेंगे नोड। ये भी बेटा नोड है, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। अभी अपन कह रहे कि दो सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है, और दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है। दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 है। ये अपने को याद रखना होता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स नोट करके अपन लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड दैट इज लैम्डा बाई 2। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाई 2 है। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन the distance between two successive the distance between two successive antinode antinode is ये भी also लैम्डा बाई lambda by 2 है। और distance between successive node and antinode, the distance between two successive node and antinode
ए लैम्डा बाई 4, दो सक्सेसिव। ये पॉइंट अपन कह रहे कि काफी इंफॉर्मेशन के लिए अपने को हेल्प करेगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि जैसे हमने स्टैंडिंग वेव देखा, पहले अपन ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे। एक स्ट्रिंग के अंदर अगर स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है तो उसमें उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव एंड ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव के अंदर जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल या जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसको जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जैसे अपन कह रहे कि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल है और उसमें एट ए टाइम एक ही नोड बन रहा है। जैसे अपन कह रहे कि यहाँ से यहाँ तक एक ही नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको अपन फंडामेंटल नोड कहेंगे। ये बेसिकली फंडामेंटल नोड है और यहाँ पे सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है। तो ये सपोज लैम्डा बाई 2, इसमें दो नोड और एक एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा और इसकी लेंथ जो है वो एल के इक्वल है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे फाइंड करना, उसको जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई लैम्डा होता है। यहाँ पे अपन कह रहे कि जब हमने इसको कंपेयर किया लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल के इक्वल है, तो लैम्डा किसके इक्वल मिला, 2l। अभी एफ नॉट वी बाई लैम्डा के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा की जगह 2l, तो v बाई 2l। और v को अपन क्या लिखेंगे, बोलो स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग कितना होता है, क्या फॉर्मूला था, रूट टी बाई म्यू बेटा। अभी फोकस कम हो गया बेटा, पहले जितना फोकस नहीं है अभी। अभी थोड़ा आप इजी वे में ले रहे हो हर चीज को, है ना। जैसे जैसे एग्जाम अभी पास में आ रहे वैसे वैसे आप थोड़ा इजी ले रहे हो हर चीज को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो और ज्यादा डबल मेहनत करनी है। हर चीज जो आपने पढ़ा दिया उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, उसको रिवाइज करो वापस। 1/2l रूट टी बाई म्यू के इक्वल है। कितना घंटा आपका हम बात करते हैं, सेकेंड। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो है उसको फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, वो वी बाय एल हो गया। हाँ वो वी बाई एल हो जाएगा। अभी अपन कह रहे कि यहाँ पर एक नोड और इंक्रीज हो जाएगा, ये अपन कह रहे कि लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा हो गया, ये एल के इक्वल हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एल के इक्वल है। और फर्स्ट ओवरटोन अगर फ्रीक्वेंसी देखे तो उसको अपने वी बाई लैम्डा और उसको वी बाई एल लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2l रूट टी बाई म्यू है। और उसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू एफ नॉट। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अपना मोटिव ये है कि जो फर्स्ट ओवरटोन है वो सेकेंड हार्मोनिक के इक्वल है। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसका 2 टाइम्स, तो एफ फर्स्ट इक्वल्स टू 2 एफ नॉट के इक्वल है। अगर अपन थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन की बात करें, सेकेंड ओवरटोन
बिल्कुल, सी वी बाय टू है। यस, सेकेंड ओवरटोन में अपने को मिलेगा एफ सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू 3 एफ नॉट। अब इसको अपन जनरलाइज कंसेप्ट में याद रखेंगे। हम कहेंगे कि जब भी स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव की अपन बात करें तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इन स्ट्रिंग ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अलग अलग अपन कह रहे कि two stressed wires A and B of same length vibrates independently if the radius, density and tension of the wires A are respectively twice those of wire B. Find the ratio of fundamental frequency of wire A relative to wire B. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है equations of stationary wave and a traveling wave are y1 equals to a sin kx cos omega t है and y2 equals to a sin omega t minus kx है। The difference phase difference between 2 points x1 equals to pi by 3k and x2 equals to 3 pi upon 2k is phi 1 for the first wave and phi 2 for the second wave. Find the ratio of phi 1 by phi 2। ये अपने को फाइंड करना। ऑप्शन में अपने पास ए 1 हो गया, बी 5/6 है, सी 3/4 है और डी 6/7 के इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है। एंड फाइव 1 बाई फाइव 2 किसके इक्वल होगा? तो फाइव 1 की वैल्यू पाई है और ये 7 पाई/6 है, तो फाइनल आंसर विल बी 6/7। ये इसका आंसर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसवर्स वेव में फेज डिफरेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला आपने लगा दिया। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। और जब अपन स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं तो दो सक्सेसिव जो लूप होते हैं वो एक दूसरे की पाई फेज शिफ्ट में रहेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव और लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव क्या है? तो इसको अपन कहेंगे, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल में बेटा अपन बात करेंगे स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप।
स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे ऑर्गन पाइप क्या है। क्या होता है बेटा ऑर्गन पाइप? एनी आइडिया? सर वैसे तो नहीं पता। यस। मतलब इस पे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, बट उसका वैसे मीनिंग हाँ, तो नहीं पता। कोई भी अपन कह रहे होलो पाइप है, ए होलो पाइप, उसको अपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। अभी जो होलो पाइप है वो दो टाइप का यहाँ पे ऑर्गन पाइप अपन देखते हैं। एक अपन कहेंगे ओपन एंड ऑर्गन पाइप और दूसरा क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ओपन एंड ऑर्गन पाइप फर्स्ट, और दूसरा है क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ओपन एंड ऑर्गन पाइप का मतलब ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड ओपन है, तो उसको ओपन एंड ऑर्गन पाइप कहेंगे। और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज है, उसको क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप कहेंगे। जब भी अपन कह रहे कि ओपन एंड ऑर्गन पाइप की अपन बात करते हैं, तो उसमें जो ओपन एंड होता है वहां पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनता है। अगर अपन इसमें वेव प्लॉट करें तो ओपन एंड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट वेव अपन स्टैंडिंग वेव ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ओपन एंड जिसमें अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव। कभी कभार ये प्रेशर वेव के फॉर्म में पूछा जाता है, और हमने कहा था कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में पाई/2 का फेज शिफ्ट होता है। तो जब अपन प्रेशर वेव ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर नोड वो बेटा ओपन एंड पे बनेगा, ये प्रेशर नोड है, ये भी प्रेशर नोड है, और यहाँ पे ये प्रेशर एंटी नोड है, ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, यहाँ पे ये नोड है, और ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, ये प्रेशर वेव है। तो अभी अपन इसको याद रखते हैं कि जब ओपन एंड होता है तो प्रेशर नोड बनता है और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनता है। अगर क्लोज्ड एंड है और इसको अगर अपन देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करेंगे, तो हमने कहा ओपन एंड पर एंटी नोड और क्लोज एंड पर नोड, तो ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया। इसी को अगर प्रेशर वेव के फॉर्म में अपन ड्रॉ करें तो इसका जो डायग्राम है वो उल्टा हो जाता है। ओपन एंड पर हमेशा प्रेशर नोड बनता है, क्लोज एंड पर प्रेशर एंटी नोड, तो ये प्रेशर नोड हो गया, ये अपन कह रहे कि प्रेशर एंटी नोड हो गया। अभी पहले अपन देखेंगे ओपन ऑर्गन पाइप में, ओपन एंड ऑर्गन पाइप है उसमें स्टैंडिंग वेव किस टाइप से फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, ये अपन कह रहे कि ओपन एंड ऑर्गन पाइप है। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव। डिस्प्लेसमेंट वेव में अभी हमने कहा कि ओपन एंड है, वहां पर एंटी नोड बनेगा, ये एंटी नोड है, ये नोड है, और ये एंटी नोड है। दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2। इसी को अगर प्रेशर के फॉर्म में ड्रॉ करें तो प्रेशर नोड है वो ओपन एंड पे बनेगा, ये प्रेशर नोड है, ये प्रेशर नोड है, यहाँ पे प्रेशर एंटी नोड। कभी कभार क्वेश्चन में अपने को नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड भी पूछ लेते हैं कि ये वाला ओवरटोन है और उसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड कितना बनेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं इसकी लेंथ एल के इक्वल है,
जो पाइप की लेंथ है वो एल है। तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एल, लैम्डा इक्वल्स टू 2l। तो जो फ्रीक्वेंसी की बात करें फंडामेंटल, वो v बाई 2l हो जाएगा। और स्पीड ऑफ बेटा अपन कह रहे कि साउंड वेव इन एयर क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर बेटा क्या होती है फॉर्मूला? सर वो गामा पी बाय रो का रूट। यस, अंडर रूट गामा पी बाई रो। तो ये अपन कह रहे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1/2l गामा पी बाई रो। अगर अपन फर्स्ट ओवरटोन इसको अपन कहेंगे फंडामेंटल या हार्म जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल हार्मोनिक्स है, फंडामेंटल हार्मोनिक। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना है उसको अपन फंडामेंटल हार्मोनिक कहेंगे। अभी अपन कह रहे हैं कि एक नोड और इंक्रीज हो गया, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, और ये अपन कह रहे डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल होगा। अगर अपन प्रेशर के फॉर्म में देखें, ये प्रेशर वेव हो गया, यहाँ पे प्रेशर नोड है, प्रेशर नोड है और प्रेशर नोड है, लेंथ एल के इक्वल है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू एल है। तो एफ फर्स्ट अगर अपन देखें तो वो अपने को मिलता है 2 × f0। इसको अपन कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक। फंडामेंटल का जस्ट 2 टाइम है तो उसको सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे। फिर अपन कह रहे कि एक नोड और इंक्रीज करते हैं, ये अपने पास है, ये जैसे अपन कह रहे कि लेंथ एल के इक्वल है, ये एंटी नोड है, एंटी नोड, एंटी नोड और ये एंटी नोड, ये टोटल डिस्टेंस 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। और अगर प्रेशर की बात करें 1 2 3 और एक 4 हो गया, तो ये अपने पास प्रेशर वेव हो गया, प्रेशर नोड, प्रेशर नोड, प्रेशर नोड एंड प्रेशर नोड। यहाँ पे अपने को मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल, लैम्डा इक्वल्स टू 2l बाई 3 के इक्वल होगा। तो जो सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है वो अपने को क्या मिलेगी, v/2l बाई 3, और उसको अपन कह सकते हैं 3f0। तो ये अपने पास सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक है। तो इसको अपन कहेंगे सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। ये ओपन एंड ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी है। अभी अपन इसका जनरलाइज कुछ पॉइंट्स है वो अपन देखते हैं। पॉइंट्स देखो क्या बेटा, फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2l रूट गामा पी बाई रो के इक्वल है। सेकेंड, इसमें ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, मतलब f0 रेशियो f1 रेशियो f2 अप टू fn, वो अपने पास 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो अप टू अपन कह रहे n+1 के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट, इसमें अगर अपन बात करें nth ओवरटोन तो वो n+1 f0 के इक्वल होगा। ये अपने ओपन एंड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप।
standing wave in closed end organ pipe. और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन कह रहे एक एंड से क्लोज है उसको क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप कहेंगे। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेव में ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड, तो ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, इसकी लेंथ एल के इक्वल है। अगर हम प्रेशर वेव की बात करें तो ओपन एंड पर प्रेशर नोड और क्लोज्ड एंड पर प्रेशर एंटी नोड। यहाँ पर एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 दोनों ही केस में, तो लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू लैम्डा एल, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4 एल मिला। तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो बी बाई 4 एल, या हम लिख सकते हैं 1/4 एल रूट गामा पी बाई रो होगा। ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, इसको अपन फंडामेंटल हार्मोनिक भी कहते हैं। अगर अपन फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक नोड और इंक्रीज हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, सॉरी हाँ, और ये एंटी नोड और ये फर्दर नोड हो गया। ये जो डिस्टेंस है वो 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। अगर हम प्रेशर की बात करें इस टाइप से अपन करके एक नोड और इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को मिला 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल हो गया। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2 एल बाई 3, मतलब फर्स्ट ओवरटोन में थर्ड हार्मोनिक मिलेगा 3 एफ नॉट। अगर अपन बात करें एक डिस्प्लेसमेंट सेकेंड ओवरटोन, एक नोड और इंक्रीज हो जाएगा, ये अपने पास 5 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और ये नोड, ये नोड और ये नोड। अगर हम प्रेशर की बात करें, ये प्रेशर वेव है, प्रेशर वेव में ओपन एंड पर हमेशा नोड बनेगा, ये प्रेशर नोड। सर वैसे जो फर्स्ट केस लिया था उसमें लैम्डा बाई 4 की जगह लैम्डा बाई 2 होना चाहिए ना? नहीं, लैम्डा बाई 2 क्यों होगा? अपन कह रहे हैं कि एक एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 4 होता है। अच्छा ठीक है सर। तो एंटी नोड और नोड के बीच की जो सक्सेसिव डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 है, इसलिए लैम्डा बाई 4 को अपने एल के इक्वल लिया। अभी सर इसमें बट फिर हाँ, दूसरे केस में भी जैसे नोड टू नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा हो गई और नोड टू लैम्डा नहीं बाय नहीं, 2, लैम्डा बाई 2 होता है, तो लैम्डा लैम्डा बाई बाय 2 2, प्लस लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाय हाँ 4। 3 लैम्डा बाई 4, यहाँ ठीक पे है 3 सर। लैम्डा बाई 4, इधर 5 लैम्डा बाई 4, ये 3 लैम्डा बाई 4 होगा। जब 4 होगा तभी जाके 4 वी बाई 4 एल बाई 3 करेंगे तो 3 एफ नॉट हाँ मिलेगा। ठीक अगर है यहाँ पे अपन 5 लैम्डा बाई 4 की बात करें तो 5 लैम्डा बाई 4 एल है, लैम्डा इक्वल्स ठीक टू है 4 एल बाई 5 है। तो हमें सेकेंड जो ओवरटोन है वो मिलता है 5 इंटू एफ नॉट। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जब हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की हमने बात की थी और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों में अपन के ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट था, बट जब क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे केवल ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, 1 3 5 7 9, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ठीक अगर है। हम इसमें बात करें कुछ पॉइंट्स बेटा यहाँ पे अपन लिखे,
पॉइंट्स में अपन कह रहे कि फर्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/4L अंडर रूट गामा पी बाई रो होता है। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। फिर अपन कहेंगे कि क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में nth ओवरटोन में 2n+1 हार्मोनिक प्रेजेंट, f nth इक्वल्स टू n+1 f0 होगा। थर्ड अपन बात करते हैं कि इसमें f0 रेशियो f1 f2 अप टू fn, तो ओनली ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो अप टू 2n+1 होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन देखेंगे। कभी कभार अपन कह रहे हैं कि इसमें नोट का रेशियो पूछा जाता है ना, फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है उसको नोट कहते हैं। तो जैसे अपने को कहा गया कि ऑक्टेव नोट प्रोड्यूस हो रहा है या यूनिसन नोट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यूनिसन नोट का मतलब होता है, यूनिसन का मतलब होता है f2 बाई f1 वो 1 के इक्वल है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसको यूनिसन कहेंगे। अगर ऑक्टेव है, हमें कहा गया कि ऑक्टेव नोट प्रोड्यूस होता है, तो ऑक्टेव के लिए अपन कहेंगे कि f2 बाई f1 वो 2 के इक्वल होगा। जब फ्रीक्वेंसी रेशियो 2 के इक्वल है तो उसको ऑक्टेव कहेंगे, और अगर हमें कहा गया कि यूनिसन है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। इसके अलावा अपन कह रहे कि इसमें एंड करेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड करेक्शन, एंड करेक्शन अपन कह रहे कि ओपन एंड और क्लोज ऑर्गन पाइप दोनों के अंदर अपन कह रहे कि अलग अलग होगा। तो अगर मैं एंड करेक्शन की बात करता हूँ, जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट ओपन एंड ऑर्गन पाइप, ओपन एंड ऑर्गन पाइप, और ओपन एंड ऑर्गन पाइप में अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो V/2L। अभी L में अपन कहेंगे दो एंड है तो 2 इंटू ई हो जाता है ना, दो एक एंड, दोनों एंड में अपन कह रहे कि करेक्शन, करेक्शन क्या होता है कि एक्चुअल में जहां पर एंटीनोड बनना चाहिए वहां पे नहीं बन के कुछ डिस्टेंस ऊपर बनता है, तो उसको अपन कह रहे कि एक एंड के लिए ई है तो दो एंड के लिए 2e हो गया, तो इफेक्टिव लेंथ L+2e हो गया। और अपन कह रहे ई की वैल्यू 0.6r होता है, रेडियस होता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं V/2L+1.2r के इक्वल होगा। कई बार इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की बात करें, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप पर एक ही फ्री एंड होता है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी को अपन लिखेंगे V/4L प्लस ई, एल को अपना L+E ले लिया, तो यहाँ से अपन कह रहे कि 4L प्लस ई की वैल्यू 0.6r, r यहाँ पे रेडियस है, r रेडियस, रेडियस ऑफ द पाइप है। तो ये क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के लिए एंड करेक्शन आपने देखा। ठीक है सर। अभी अपन कह रहे हैं कि नोट कर दिया, हाँ सर। चलो अभी अपन यहाँ पर एक और देख लेते हैं, स्टैंडिंग वेव इन ए रॉड, एक रॉड है, क्लैंपिंग रॉड है, उसमें स्टैंडिंग वेव क्या होगा वो अपन देखते हैं। स्टैंडिंग वेव इन अ क्लैंपिंग रॉड, स्टैंडिंग वेव इन ए क्लैंपिंग रॉड, एक रॉड को हमने बीच में से कहीं क्लैंप कर दिया और फिर अपन करें कि उसमें स्टैंडिंग वेव किस टाइप से बनती है वो अपन देख रहे हैं। ये सपोज अपन कह रहे कि एक रॉड है, इस रॉड को हमने पहले सेंटर से इस टाइप से क्लैंप किया,
इसकी लेंथ अपन कह रहे कि एल के इक्वल है। जब यहाँ से क्लैंप कर रहे हो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन रही है। फंडामेंटल का मतलब जो क्लैंपिंग पॉइंट है वहां पे नोड बनेगा, ऐसे बेटा अपन कह रहे हैं। और जो फ्री एंड है वहां पर एंटी नोड बन रहा है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, केस 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे नोड है और यहाँ पर एंटी नोड है। तो दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितना, λ/2। तो ये हमने λ/2, इसकी लेंथ l के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं λ/2 इक्वल्स टू l है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2l के इक्वल होगा, लैम्डा इक्वल्स टू 2l। अगर हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं v/λ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2l। और अभी अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव नहीं है, यहाँ पे साउंड वेव है। और साउंड वेव के लिए अपन लिख सकते हैं y/ρ, क्योंकि सॉलिड मीडियम है। अगर गैसियस मीडियम होता तो अपन क्या लेते हैं, गामा p/ρ। सॉलिड मीडियम है तो b की वैल्यू y हो जाता है, तो y/ρ के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन क्लैंपिंग रॉड है। ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर अपन कह रहे कि सेकेंड, इसी क्लैंपिंग रॉड में फर्स्ट अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की अपन बात कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको बीच में से क्लैंप किया है, हमें इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है किसी एक एंड से क्लैंप करे, तब भी रिजल्ट तब रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर एक एंड से क्लैंप करेंगे तो एक नोड और एक ही एंटी नोड बनेगा, उस केस में फंडामेंटल चेंज हो जाएगा। मैंने इसको जस्ट सेंटर से किया। अभी अपन करें नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, तो उसमें सिचुएशन ये हो गया, दोनों तरफ एक नोड अपन करें कि इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज हो गया। तो अभी अपन करें कि डिस्टेंस कितना होगा, ये एंटी नोड है, ये नोड है, नोड है, नोड है और एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3λ/2। दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2। जैसे ये λ/2 है, ये भी λ/2 है और ये भी λ/2 है। तो 3λ/2 इक्वल्स टू क्या मिला, l। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2l/3। तो अगर हम फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो अपने को मिला v/2l/3, मतलब थर्ड हार्मोनिक बनेगी। जैसे क्लोज एंड ऑर्गन पाइप में था उसी टाइप से अपन कह रहे कि यहाँ पर भी होगा। ओनली ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ठीक है। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, जो अपन कह रहे कि जिसके इफेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है ना, तो उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो उसको अपन रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। और रेजोनेंस कंडीशन में अपन कहेंगे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे एनर्जी उस केस में मैक्सिमम होगी, मतलब हमें साउंड सुनाई देगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं जब वेव के फॉर्म में अपन देखें तो बेसिक कंडीशन दोनों में सेम है कि व्हेन द oscillating frequency becomes equal to the external frequency. This is called resonance। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि ड्यूरिंग रेजोनेंस कंडीशन एनर्जी ट्रांसफर विल मैक्सिमम।
एनर्जी ट्रांसफर है वो अपन कह रहे कि मैक्सिमम होगा, तो ड्यूरिंग रेजोनेंस कंडीशन एनर्जी ट्रांसफर विल मैक्सिमम। अभी अपन कह रहे रेजोनेंस कंडीशन पर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रेजोनेंस। एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रेजोनेंस। और रेजोनेंस पर बेस्ड सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब, चलो ये अपन इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट है, 3-4 एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ पर देखेंगे, एक दो रेजोनेंस पर और बाकी के इंटरफेरेंस पर। जैसे इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था उसी कंसेप्ट पर, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास